कृषि कानूनों को लेकर सियासत कर रही अकाली दल और कांग्रेस में ठन गई है। पंजाब में वोट बैंक की सियासत करने में जुटे अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उनसे चुभते हुए सवाल पूछे। राहुल गांधी के कृषि कानूनों का विरोध करने के बाद अकाली दल नेता हरसिमरत कौर ने उनकी नीयत पर सवाल उठाए। कृषि कानून के नाम पर ही केंद्र सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने वाली हरसिमरत ने राहुल गांधी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। हरसिमरत कौर ने कहा कि राहुल गांधी की दादी खुद पंजाब के लोगों को खालिस्तानी कहती थीं। ऐसे में राहुल गांधी को पहले इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर कहा कि पंजाबियों को खालिस्तानी कहने का विरोध करने के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या आंसू बहाने से पहले राहुल गांधी को ये बताना होगा कि उनकी दादी पंजाबियों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करती थीं, उनके पिता ने क्यों उनका नरसंहार करवाया और आपने उन्हें क्यों नशे का आदी बताया था। एक बार जब आप इस सवाल के जवाब को ढूंढ लें, तभी आप पंजाब के किसानों के बारे में बात करें। एक अन्य ट्वीट में हरसिमरत कौर ने लिखा कि राहुल गांधी तब कहां चले गए थे जब किसान पंजाब में धरना दे रहे थे। वो कहां थे जब संसद में ये बिल पास कराए गए। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस के 40 सांसद नदारद थे। उनके पंजाब के सीएम ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार से हाथ मिला लिया। क्या राहुल गांधी सोचते हैं उनके कथित संवेदना के आंसू उनके अपराध को धो देंगे? राहुल गांधी लगातार कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के साथ अकाली दल के प्रतिनिधि के रूप में भी मौजूद रही हरसिमरत कौर बादल ने कृषि कानून के विरोध में ही अपने पद को छोड़ा था। हरसिमरत कौर बादल की पार्टी पंजाब से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करने वाले किसानों के समर्थन में बात कर रही है। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का हिस्सा भी थी, लेकिन इन कानूनों के मुद्दे पर उसने सरकार से अलग होने का फैसला कर लिया। पार्टी को आशंका थी कि विवादित कृषि कानून के चलते पंजाब में उसके परंपरागत वोट बैंक के छिटकने की संभावना है। ऐसे में उसने शिरोमणि अकाली दल से केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। अकाली दल और कांग्रेस पंजाब में प्रतिद्वंदी हैं और कृषि कानून के मामले पर बीजेपी पर हमला बोलने के साथ दोनों एक दूसरे पर आरोप भी लगाते रहे हैं। बंबई का नाम बदलकर मुंबई करने को लेकर शिवसेना ने बड़ा हंगामा खड़ा किया। जीत शिवसेना की हुई और बाला साहब ठाकरे की पार्टी पूरे महाराष्ट्र में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई। तब से लेकर अब तक शिवसेना जब भी किसी सियासी संकट में फंसती है, शहरों का नाम बदलने की राजनीति शुरू कर देती है। बीजेपी से दगाबाजी कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने सरकार तो बना ली, खुद मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन गठबंधन की सियासत शिवसेना की जमीन के अनुरूप नहीं है और इसी वजह से शिवसेना का आधार सिमटता जा रहा है। हिंदुत्व की महाविकास अघाड़ी की सेक्युलर पॉलिटिक्स के बीच शिवसेना खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगी है, तो उद्धव ठाकरे ने नाम बदलने की अपनी पुरानी सियासत फिर से शुरू कर दी। पहले औरंगाबाद का नाम बदलने की कोशिश की तो सोनिया गांधी और शरद पवार ने इससे पल्ला झाड़ लिया और साफ कह दिया कि ये सब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है ही नहीं। कांग्रेस ने तो सरकार गिराने तक की चेतावनी दे डाली, लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी बात पर अड़े रहे। इतना ही नहीं, अब उद्धव ठाकरे औरंगाबाद के साथ साथ उस्मानाबाद का भी नाम बदलना चाहते हैं। शिवसेना उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने के संकेत दे रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय ने एक ट्वीट में इस नाम का उल्लेख किया है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। हालांकि इस मामले पर पीछे नहीं हटने के संकेत उद्धव पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में उस्मानाबाद का नाम बदलने को लेकर दोनों दलों का मतभेद और गहरा सकता है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा किए गए ट्वीट में उस्मानाबाद को धाराशिव कहा गया। ये ट्वीट मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले से संबंधित था। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए ट्वीट में एक तस्वीर के साथ ये बताया गया कि धाराशिव उस्मानाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। ये 100 छात्रों की क्षमता और 430 बेड का अस्पताल होगा। इससे पहले इसी तरह के ट्वीट में औरंगाबाद को संभाजी नगर बताया गया था। अब इस ट्वीट के जरिए शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि शहरों का नाम बदलना अभी भी पार्टी के एजेंडे में है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस के मुताबिक किसी भी शहर का नाम बदले जाने से पहले उसकी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छे से पढ़ी जानी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत ने इस मुद्दे पर कहा कि उस्मानाबाद निजाम साम्राज्य का 7वां राज था। उस्मानाबाद ने लगभग 14,000 एकड़ जमीन विनोबा भावे को उनके अभियान के लिए दान कर दी थी, जिसके तहत उन लोगों को जमीन दी जा रही थी जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी। उस अभियान के दौरान तमाम मशहूर लोगों ने अपनी जमीन विनोबा भावे को दान की थी और उन्होंने जमीन मजदूरों को दे दी थी।
सावंत के अनुसार उस्मान ने 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 5 टन सोना दान किया था, जिसकी कीमत आज के हिसाब से लगभग 1600 करोड़ रुपए होनी चाहिए और ये भारतीय इतिहास में किए गए सबसे अधिक दान में एक है। इसके अलावा उसने तमाम अस्पताल, डैम, विश्वविद्यालय और सड़कें बनवाई, हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। वहीं शिवसेना ने अपने इस कदम को लेकर दो टूक जवाब दिया। पार्टी ने कहा कि वह हिंदुत्व की विचारधारा के रास्ते पर ही चलेगी, भले गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी उनके सहयोगी दल हैं। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। सरकार और किसानों के बीच तीनों कृषि कानूनों को लेकर 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। किसान संगठन अभी भी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम केंद्र से ही कानून वापस करवाएंगे। वहीं सीपीएम नेता हन्नान मोल्ला ने कहा कि सरकार सिर्फ समय जाया कर रही है, कोई फैसला नहीं कर पा रही। राकेश टिकैत हो या फिर हन्नान मोल्ला, सब घूम फिरकर एक ही बात कहते हैं, कानून वापस हो और ये काम सरकार ही करे। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला उन्हें मंजूर नहीं और न ही वे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही हालात शाहीन बाग में हुए सीएए विरोधी आंदोलन को लेकर पैदा हुए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकारों की टीम बनाई थी, लेकिन कई दिनों तक चक्कर काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकारों से किसी ने कायदे से बात तक नहीं की। वही हाल कृषि कानून को लेकर बनाई गई कमेटीज का है और किसानों की जिद भी कुछ हद तक शाहीन बाग में धरना देने वालों जैसी ही नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाने के बाद भी 9वें दौर की बातचीत हुई और इस बातचीत में किसानों और सरकार के बीच कोई हल नहीं निकल पाया। अब अगले दौर की बैठक के लिए 19 जनवरी की तारीख रखी गई है। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी दो ही मांग है, पहला तीनों कृषि कानून रद्द हो और दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि हम कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अभी भी कायम हैं। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, हम केंद्र से ही कानून वापस करवाएंगे। बार बार हो रही बैठकों के बावजूद भी हल नहीं निकलने पर किसान नेता हन्नान मोल्ला ने कहा कि सरकार सिर्फ वक्त बर्बाद कर रही है। सुबह से शाम तक सरकार हमारे साथ बैठती है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पाता। सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं करना चाहती, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इन तीनों कानूनों को वापस करवा कर ही रहेंगे। साथ ही हन्नान मोल्ला ने कहा, सरकार ये समझ ले कि किसान अभी भी इन कानूनों को वापस ही करवाने की मांग पर अड़े हैं, इसलिए हम दोबारा से अगले दौर की बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि न सिर्फ कृषि कानूनों पर कोई समाधान निकला और न ही एमएसपी पर। 19 जनवरी को फिर मुलाकात होगी। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि हम वार्ता के जरिए हल ढूंढने के प्रति सकारात्मक हैं और सुप्रीम कोर्ट की समिति के आगे विचार रखेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों पर कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार की आलोचना किए जाने पर राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, राहुल के बयान पर उनकी ही पार्टी के नेता मजाक उड़ाते हैं। तोमर ने कहा कि 2019 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये वादा उन्होंने किया था। अगर उन्हें ये न याद हो तो अपना मैनिफेस्टो उठाकर पढ़ लें। अगर ऐसा है तो वह प्रेस के सामने आएं और बताएं कि वो तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने खुद कृषि सुधारों का वादा किया था और आज हमारा विरोध कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार इस ठंडे मौसम में आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर चिंतित है। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए एक समिति गठित की है जो कृषि कानूनों पर किसानों की समस्याओं पर विचार करेगी। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। खालिस्तान समर्थक न सिर्फ किसानों के आंदोलन में शामिल हैं, बल्कि इनमें से कई लोग सरकार के साथ चल रही बातचीत का भी हिस्सा बनते हैं। आंदोलनकारी किसानों के बीच सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन काफी सक्रिय हैं और इस संगठन से जुड़े लोग अपने आप को किसान नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे ही नकली किसान नेताओं को एनआईए ने समन भेजकर तलब किया है। लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने समन भेजा है। उन्हें सिक्स फॉर जस्टिस संगठन के संबंध के मामले में समन भेजा गया। सरकार के साथ चल रही बातचीत में वह भी शामिल हैं। 17 जनवरी को उन्हें नई दिल्ली में एनआईए को रिपोर्ट करना है। एनआईए का समन मिलने के बाद आंदोलनकारी किसान नेताओं में हड़कंप मच गया। एनआईए बलदेव सिंह सिरसा से सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे के गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में पूछताछ करने वाली है। आरोप है कि पन्नू लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने और कानून व्यवस्था को बिगाड़कर हिंसा फैलवाने की कोशिश कर रहा है। सिरसा ने इस पूरे मामले में कहा कि समन भेजकर यह आंदोलन भटकाने का एक प्रयास है। सरकार के साथ हुई 9वें दौर की बातचीत में एसएफजे की तरफ से पूरन सिंह चर्चा में शामिल हुए थे। बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि पहले तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का प्रयोग करके किसानों के आंदोलन को भटकाने का प्रयास कर रही है और अब एनआईए का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पहले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जानकारी मिली है कि आंदोलन में खालिस्तानी संगठन भी शामिल हो रहे हैं।
जिन लोगों को एनआईए ने समन भेजा है, बलदेव सिंह सिरसा भी उनमें से एक है। सिरसा ने कहा कि सरकार उन लोगों को आतंकवादी साबित करना चाहती है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इन सबसे डरने वाले नहीं हैं। सरकार को झुकना होगा। एनआईए लगातार किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश में है। इससे साबित होता है कि सरकार घुटने टेक रही है। एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कहा गया है कि आंदोलन के लिए फंड खालिस्तान समर्थक संगठन भेज रहा है। एफआईआर के मुताबिक पन्नू ने सरकार के खिलाफ साजिश रची है और वह किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। उधर किसान रिपब्लिक डे पर ट्रैक्टर ट्रॉली की परेड निकालने की भी योजना बना रहे हैं। निहंग कम्युनिटी के लोगों ने सिंघ बॉर्डर पर आसपास घोड़ों की एक परेड की, जिसमें लगभग 50 घुड़सवार शरीक हुए। 15 किलोमीटर तक इस परेड की रिहर्सल की गई। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक जिस एक नेता से सबसे ज्यादा परेशान हैं, उनका नाम है किरीट सोमैया। किरीट सोमैया क्या शिवसेना और क्या एनसीपी, सबके नेताओं का काला चिट्ठा लगातार खोल रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। किरीट सोमैया पर काबू पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो अब उनके पास लगातार धमकी भरे फोन कॉल्स आने लगे। इसके बाद पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एनसीपी पर गंभीर आरोप लगाए। किरीट सोमैया ने कहा कि धनंजय मुंडे के बेनकाब होने के बाद उन्हें लगातार धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं और ये बात मुंबई पुलिस को पता है। साथ ही उन्होंने शरद पवार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वे सामने आकर लड़ें। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने धनंजय मुंडे के खिलाफ चुनाव आयोग में जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर एक महिला ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की है। दुष्कर्म के आरोपों में घिरने के बाद विपक्षी बीजेपी धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन एनसीपी कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। धनंजय मुंडे पर लगे आरोपों को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बेहद ही गंभीर बताया, लेकिन पीछे के रास्ते से धनंजय मुंडे को बचाने की कोशिश शरद पवार भी कर रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की एक महिला सिंगर ने मंत्री धनंजय मुंडे पर रेप के आरोप लगाए थे। महिला के अनुसार धनंजय ने उसका कई सालों तक रेप किया था। पीड़िता ने कहा कि धनंजय ने बॉलीवुड में मौका दिलाने के नाम पर कई सालों तक उसका रेप किया। पीड़िता ने कहा कि धनंजय ने बॉलीवुड में मौका दिलाने के नाम पर उसका जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया। मुंबई के ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में धनंजय मुंडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और इस मामले में पीड़िता के वकील ने धनंजय मुंडे पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। वकील ने कहा कि मुंडे ने धमकी देते हुए कहा कि अगर शिकायत वापस नहीं ली गई तो पूरे परिवार को जेल भिजवा दिया जाएगा। हालांकि धनंजय ने सोशल मीडिया पर अपने ऊपर लगे आरोपों में सफाई देते हुए कहा कि ये मुझे बदनाम और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप गलत और झूठे हैं। साथ ही मुंडे ने लिखा कि मेरे संबंध पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला के साथ भी थे। ये बात मेरे परिवार को पता थी। सहमति से बने संबंधों से मुझे एक लड़का और एक लड़की भी हैं। इन बच्चों को मेरे परिवार के लोगों ने भी स्वीकार किया। इसके पहले किरीट सोमैया उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और अक्षिता नायके के बीच हुए जमीन की डील की पोल भी खुल चुकी है। उद्धव ठाकरे पर चुनाव आयोग से अपनी संपत्ति छिपाने के गंभीर आरोप किरीट सोमैया पर लग चुके हैं। अपने पर लगे आरोपों के पक्ष में किरीट सोमैया ने कुछ दस्तावेज भी सामने रखे थे। तब से ही किरीट सोमैया उद्धव ठाकरे और शरद पवार की आंखों में चुभ रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।